हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पर आज मैं फिर से लेकर आया हूं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक। आज मैं लेकर आया हूं खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने का जापानी रहस्य, इकिगाई की बुक समरी। आज की दुनिया में ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का सही मकसद मालूम नहीं होता। उनके दिमाग में अक्सर इस तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या ज्यादा सालों तक जिंदा रहना मेरे जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है। चिंता मत कीजिए, आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इकिगाई एक जापानी शब्द है और इसी शब्द में जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य छिपा है। इकिगाई का सामान्य अर्थ हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद है। जापान के ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा लंबी आयु वाले लोग पाए जाते हैं और जिसका कारण है उनका इकिगाई। वहां के लोग अपना हर दिन इकिगाई के हिसाब जीते हैं। दोस्तों, इस किताब का असली मकसद जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लंबी उम्र का राज आपके सामने उजागर करना है और साथ ही आपको आपका एक इकिगाई ढूंढने में मदद करना है। ऐसे स्थानों को जहां लंबी आयु वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है और जापान का ओकिनावा आइलैंड ब्लू जोन की श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। इस किताब के लेखक है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर इकिगाई मीनिंग इन हिंदी या इकिगाई का क्या मतलब है जैसे कीवर्ड लिखकर सर्च करेंगे तो वहां आपको इसके अलग अलग अर्थ देखने को मिलेंगे, जैसे सुबह उठने की वजह, रीजन फॉर बीइंग, आपके होने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। वैसे इन सब का मतलब एक ही होता है और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद या खुशी का एहसास हो, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सकें। असल में वही काम आपका इकिगाई है। इकिगाई की पहचान कैसे करें? अब सवाल यह उठता है कि अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें? दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। अब हम आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाले हैं। हर इंसान का इकिगाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान लिए समान होता है। आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के उद्देश्य यानी अपने इकिगाई को तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन 4 स्टेप्स को जान लेते हैं। स्टेप 1, पैशन क्या कोई ऐसा काम है जिसे करना आपको बेहद पसंद हो, जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से करते हो, जिसे करते समय आपको थकान भी महसूस ना हो, जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। वास्तव में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। जैसे मेरा पैशन है सर्वश्रेष्ठ यूट्यूबर बन के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना। हो सकता है आपका पैशन सिंगिंग करना हो, डांसिंग करना हो या फिर कुछ और। अपने पैशन को जानना ही अपने इकिगाई को तलाश करने का पहला स्टेप है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अपना पैशन मालूम हो गया है। स्टेप 2, प्रोफेशन। अब बारी आती है दूसरे स्टेप कि इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं या उस काम को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। यह अपने इकिगाई को ढूंढने का दूसरा स्टेप है। स्टेप 3, वोकेशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और जिस काम को करने से आप लोगों की मदद कर पाते हैं या लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो काम ही आपका वोकेशन है। स्टेप 4, मिशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है और जिस काम की लोगों को नीड है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन 4 स्टेप्स से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु तक जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। चलिए जानते हैं बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला। आखिरकार आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापान के लोगों का मानना है कि हर इंसान के जीवन का एक इकिगाई होता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे फ्रांस में इकिगाई का मतलब जीवन का उद्देश्य होता है। इकिगाई हर इंसान के अंदर छिपा है। कुछ लोगों को उनका इकिगाई मिल जाता है और कुछ उसकी खोज में लगे रहते हैं।
जापान के ओकिनावा शहर के लोगों की सुबह उठने की वजह ही उनका इकिगाई होता है। आपके अस्तित्व की असली वजह आपका इकिगाई है। नेक्स्ट है, कभी भी रिटायर ना हो। जापान के लोग रिटायर होने के बाद भी किसी ना किसी काम में व्यस्त रहते हैं और अपने आप को हमेशा सक्रिय रखते हैं। जब तक उनका शरीर उनका साथ देता है तब तक वह अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। 80% खाना खाने का रहस्य। जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हारा बू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, कम खाना खाने की वजह से खाना पचाने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है और यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। साथ ही हमें आलस्य भी कम आता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग प्रतिदिन 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 2200 से 3300 कैलोरी प्रतिदिन खाते हैं। नेक्स्ट है मोआई टेक्निक। ओकिनावा के लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मोआई का अर्थ है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। मोआई के सभी सदस्य मासिक चंदा इकट्ठा करते हैं और यदि इस समूह के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होती है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से वहां के लोगों की भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अब हम इस बुक के अगले अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों हो जाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि हमारी लाइफ में इकिगाई से क्या फायदा हो सकता है। नेक्स्ट है, फिट एंड यंग बॉडी कैसे पाएं। एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर और मन दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। यदि आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो मन का कार्यक्षम और खुला होना बहुत जरूरी है। जोश से भरा हुआ मन आपको जवान रहने में मदद करता है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें मानसिक व्यायाम करना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट्स श्लोमा ब्रेजनेटिच कहते हैं कि दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक स्पेनी टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा दुविधा रहती है, जिसकी वजह से तनाव का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा वही करना अच्छा लगता है जो वो आज तक करते आए हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी लगता है और आसानी से भी हो जाता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसीलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। अगर यह श्रृंखला तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारियां देना जरूरी होता है। न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेजनेटिच ने मानसिक प्रशिक्षण करने के फायदे भी बताए हैं। उनका कहना है कि जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है और उसे पूरा करने में आपको ज्यादा समय लगता है, साथ ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो वह आपको इतना कठिन नहीं लगता जितना कि पहली बार करने में लगा था। असल में काम तो वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आपके काम को दूसरी बार में आसान बना देता है। उस काम को दोबारा करते समय इंसान का पैशन और क्वालिटी बढ़ जाती है और उसकी एक नई छवि उभर कर सामने आती है। नेक्स्ट है दीर्घायु का सबसे बड़ा शत्रु, तनाव, स्ट्रेस। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके पीछे की असली वजह तनाव है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट ने अपने एक अध्ययन के बाद स्ट्रेस को बीमारी की सबसे बड़ी वजह बताया है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ है और किसी न किसी वजह से तनाव में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है?
तनाव मस्तिष्क की मेमोरी से संबंधित कोशिकाओं पर भी नकारात्मक असर डालता है। तनाव की वजह से ही निराशा पैदा होती है। तनाव के कारण है चिड़चिड़ापन, नींद न आना, चिंता और रक्तचाप जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप समय से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे और अपने जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए हमेशा सजग रहें, क्योंकि हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उसे पैदा होने वाले तनाव का परिणाम असली ही होता है। इस किताब में तनाव को दूर करने का एक उपाय बताया गया है और वह है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। इसकी मदद से हम अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट है लगातार ज्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा आता है। लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने वाले लोगों में उक्त रक्तचाप, बदहजमी, हृदय रोग, हड्डियों का कमजोर होना और मोटापा जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे लोग अपनी वास्तविक उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। इन सभी समस्याओं को आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके जड़ से खत्म कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यहां कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको अपनी दिनचर्या में जोड़ना चाहिए। जैसे, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिन भर बैठना पड़ता है तो आप कुछ देर के लिए खड़े होकर टहलने लगे। प्रत्येक दिन में कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। टीवी या मोबाइल पर व्यर्थ बैठने से अच्छा है आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। जंक फूड की बजाय फल और पौष्टिक चीजें खाने की शुरुआत करें। अच्छी नींद लें। सामान्यतः 7 से 9 घंटे की नींद काफी होती है। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। कोई ऐसा खेल या काम जरूर करें जिससे आपका शरीर मूवमेंट में रहे। जो लोग अपनी समस्याओं और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को सही दिशा देना जानते हैं, ऐसे लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी क्या है? इसका सीधा सा जवाब है लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीने का मकसद ढूंढने में मदद करती है। विक्टर फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी चीज को हासिल करना चाहता है तो उसे सुस्त जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वह चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में इंसान वो काम नहीं करता जो उसे करना अच्छा लगता है, बल्कि वो उस काम को करता है जो उसे दूसरों के द्वारा बताया जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लोग पैसों के लिए जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि इंसान के दिमाग में आत्महत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। हर किसी के पास असाधारण महान कार्य करने की क्षमता होती है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है मोरिता थेरेपी। मोरिता थेरेपी जीवन उद्देश्य के आधार पर जापान में विकसित की गई थेरेपी है। इस थेरेपी में इंसान की भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती हैं। मोरिता थेरेपी के 3 मूल सिद्धांत हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, जो कर रहे हो वही करें, अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 30 दिन तक चलती है और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। अलग रहना और आराम करना, हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण, पेशेवराना थेरेपी, सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना स्टेप 1, अलग रहना और आराम करना। शुरुआत में मरीज को 5 से 7 दिनों तक एक कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसे बाहरी चीजों जैसे टीवी, मोबाइल, दोस्त, खेल कूद, परिवार आदि से दूर रखा जाता है। उसे सिर्फ अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में मरीज काम न करने की वजह से बिल्कुल परेशान हो जाता है और कुछ न कुछ करने के लिए उतावला होने लगता है। इसके बाद इस थेरेपी के दूसरे स्टेप की शुरुआत होती है। स्टेप 2, हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण। इस स्टेप में मरीज 5 से 7 दिनों तक चित्रकला, बागवानी, व्यायाम जैसे हल्के फुल्के कार्य करता है।
उसे डॉक्टर के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसे अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखने की सलाह दी जाती है। स्टेप 3, पेशेवराना थेरेपी। इस स्टेप में मरीज को 5 से 7 दिनों तक शारीरिक रूप से कुछ कठिन कार्य करने होते हैं। इस चरण में मरीज को दूसरे लोगों के साथ सिर्फ काम के बारे में बात करने की इजाजत दी जाती है। स्टेप 4, सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस स्टेप में मरीज को अस्पताल से सामाजिक जीवन में जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंसान को उसके जीने का उद्देश्य समझाना। नेक्स्ट है कार्य और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। अरस्तु ने कहा है कि हम जैसा करते हैं वैसे बनते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं है, यह तो हमारी आदत है। प्रवाह का क्या मतलब है? जब कोई इंसान किसी काम के साथ एक रूप हो जाता है और उस काम को करते वक्त अपना पूरा होश खोकर उसमें खो जाता है, उस अवस्था को प्रवाह कहते हैं। यानी प्रवाह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीता है और तन मन से उस कार्य में जुड़ जाता है। प्रवाह की अवस्था आने पर मनुष्य अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास क्या घट रहा है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस काम को करते समय आप प्रवाह की स्थिति में चले जाएं, वास्तव में वही आपका इकिगाई है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो काम आपको पसंद है उसे करते हुए समय कब बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जो काम आपको नापसंद है उसको करते हुए समय काटे नहीं कटता। किसी भी काम को करते हुए प्रवाह की स्थिति में आने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है, आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों का पता होना चाहिए, आपको जरूरी स्किल्स का पता होना चाहिए, आपका मन केंद्रित होना चाहिए। आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है? मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से जापान के लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। सिर्फ अच्छा खाना खाएं, दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करें, अच्छी नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है। जीने की इच्छा शक्ति रखें, नॉन वेज ना खाएं, हमेशा खुश मिजाज रहें, अपने मन और शरीर को हमेशा सक्रिय रखें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, हमेशा कुछ नया सीखते रहें और करते रहें। आप सिर्फ वर्तमान में ही जिएं। अगर आपका वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य खुद अच्छा बन जाएगा। हमेशा टीम भावना के साथ लोगों से मिलजुल कर रहे, अपने जीवन के अंतिम दिनों तक व्यायाम करते रहे, चिंता ना करें, अच्छी आदतें डालें, सिर्फ अच्छे दोस्त बनाएं, हमेशा सकारात्मक रहें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयु वाले लोग जापान में पाए जाते हैं और जापान के ही ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा लंबी आयु वाले लोग पाए जाते हैं। हम जापान के लोगों के दीर्घायु होने के कुछ राज पहले ही बता चुके हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे जापान के लोगों की साथ खाद्य संस्कृति के बारे में। आखिर जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से वे लंबी आयु तक जीते हैं? आपको बता दें कि जापान का ओकिनावा आइलैंड दुनिया की ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग पाए जाते हैं। उस आइलैंड पर ट्रेन और कार नहीं चलती हैं। वहां के लोग केवल साइकिल से या पैदल ही यात्रा करते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन अपने खाने में 15 ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे टोफू, मिसो, टुना, गाजर, शकरकंद, गोभी, प्याज, गोया, करेला, काली मिर्च, कोम्बू, नोरी, हेचिमा, सोयाबीन, सेम्पिंचा। ओकिनावा आइलैंड के लोग मीठे पकवान और चॉकलेट आदि का बहुत कम प्रयोग करते हैं। यहाँ के लोग प्रत्येक दिन औसतन 7 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है सेम्पिंचा का राज। जापान के ओकिनावा आइलैंड में ग्रीन टी और जैस्मिन की चाय के मिश्रण से बनी सेम्पिंचा नाम की चाय का प्रयोग करते हैं। इस चाय को पीने के काफी ज्यादा फायदे हैं, जैसे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तनाव कम होता है, हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन टी का राज। इस चाय की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। स्टडी से पता चला है कि इस चाय का लंबी उम्र पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इस चाय के काफी सारे फायदे हैं, जैसे ग्रीन टी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, फ्लू से संरक्षण मिलता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले नुकसान से बचाती है, कुछ बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाव होता है। नेक्स्ट है स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम।
ब्लू जोन यानी कि ऐसे स्थान जहां सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसी जगह के लोग अपने जीवन में किसी ना किसी गतिविधि में जरूर लगे रहते हैं। चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हल्के फुल्के व्यायाम जरूर करने चाहिए। योग की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। जापान और चीन के लोग भी योग को अपनाते हैं। योग की मदद से इंसान को शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। बुजुर्ग लोगों के लिए यह सबसे अच्छा नेक्स्ट है रेडियो ताइपो। रेडियो ताइपो जापान के लोगों द्वारा सुबह के समय किया जाने वाला व्यायाम है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट है ताई ची। ताइजिक्वान नाम से प्रसिद्ध ताई ची व्यायाम जापान में काफी पुराने समय से प्रचलित है। बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र किया गया है। यह चीनी मार्शल आर्ट का एक अभिन्न अंग है। चीनी सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। अगर आप इन व्यायामों को करना चाहते हैं तो आप इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर देखकर सीख सकते हैं और अपनी डेली दिनचर्या में इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चुनौतियों का सामना कैसे करें। किसी काम के पीछे लगे रहना दृढ़ता नहीं है, बल्कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ दुनिया की तरफ देखने का हमारा नजरिया है। जिन लोगों का इकिगाई स्पष्ट होता है, वह अपने एक इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे परिस्थितियों उनके विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे उनके सामने समस्याओं का पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो जाए, वह अपना इकिगाई नहीं छोड़ते। समस्याओं का सामना करना ही हमारी असली दृढ़ता है। आपके साथ क्या घटना हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया की। नेक्स्ट है वाबी साबी और इच्चिगो इच्चिई। इस क्षणभंगुर और परिवर्तनशील दुनिया में सुंदरता खोजने की कला को जापानी भाषा में वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया है कि परिपूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इस कॉन्सेप्ट की पुष्टि करने वाला एक और जापानी कॉन्सेप्ट है जिसे इचिगो इचिई कहते हैं। इचिगो इचिई का अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और यह चाहकर भी वापस नहीं आता है। जापान के हर तरह के सामाजिक समारोह, सम्मेलन और कार्यक्रमों में इन पंक्तियों का जिक्र किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से अपने दैनिक जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसका फायदा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, क्रिएट मोर ऑप्शंस। जापान के लोगों का अपने प्राथमिक व्यवसाय के अलावा भी कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर होता है। साइड बिजनेस के तौर पर वहां के ज्यादातर लोग सब्जियों का बगीचा लगाते हैं और उस सब्जी को मार्केट में बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखनी चाहिए। यहां इसका मतलब है कि आपको आय के केवल एक ही स्रोत पर डिपेंड रहने के बजाय एक्स्ट्रा इनकम कमाने का दूसरा रास्ता भी तैयार रखना चाहिए। जरा सोचकर देखो कि अगर यह अंडों की टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में होता है। मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके परिवार की सारी जरूरतें उसी नौकरी से पूरी होती हैं और किसी कारणवश आपकी वह नौकरी छूट जाए तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। इसलिए आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स होना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हताश ना होना पड़े। स्टेप 2, टेक स्मॉल रिस्क्स इन लाइफ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप शुरुआत में कोई बड़ा रिस्क ना लें। आप अपनी शुरुआत छोटे जोखिम उठाकर कर सकते हैं। स्टेप 3, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स दैट मेक यू वीक। आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको कमजोर बना रही हैं, और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आपको हर उस चीज से दूर हो जाना चाहिए जो आपको कमजोर बना रही है। नेक्स्ट है इकिगाई के 10 महत्वपूर्ण नियम। ओगिमी लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने के बाद इस बुक के लेखक ने हमें इकिगाई के 10 नियम दिए हैं जो इस प्रकार हैं। हमेशा कार्यरत रहे और कभी भी रिटायर ना हो, जल्दबाजी ना करें, पेट भर कर ना खाएं, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, मुस्कुराएं या खुश मिजाज रहें, अपने अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बनने का प्रयास करें, ईश्वर से जुड़े, धन्यवाद दें, वर्तमान में जिएं, अपना जीवन अपने इकिगाई के मुताबिक जिएं।
दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुक की समरी बहुत पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।